Hello students, good evening. Welcome back to Spoken English Class and Exampur channel. I'm your trainer Vishal Sir. I hope you all are doing well. And our today's topic is sharing your personal experiences in a descriptive manners. डिस्क्रिप्टिव मैनर का मतलब क्या है, थोड़ा सा आप सेंटेंसेस बोल लेंगे अब, है ना, क्योंकि अब इतना दिन हो गया है, 15th क्लास है हमारा. सो आई होप अब छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप जोड़ना सीख रहे हैं धीरे धीरे, और नाउ यू कैन एटलीस्ट स्पीक इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर. मतलब अब आप सिंगल सेंटेंसेस नहीं, अब आप थोड़ा 3-4 सेंटेंसेस को भी जोड़कर बोल पाएंगे. ठीक है. गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? गुलशन शर्मा जी, आई एम वेरी फाइन. आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. गुड इवनिंग एवरीवन. चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई गॉट समथिंग फॉर यू टुडे. Laughing is very important, right? It's a great medicine. Okay, it's been said that, you know, laughing is a great remedy. It's a great medicine for any problem. है ना, आप मुस्कुराकर हंसकर किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं. ओके, सो आई बॉट सम लाफिंग फॉर यू. ओके, सो आई वांट यू गाइस टू रीड सम जोक्स अलाउड. Read these jokes aloud. Now I'm showing some jokes here. Okay, I want you guys to read them. I'm going to read for you, so please listen to them carefully and try to understand, because understanding jokes is a little difficult. Since it's English, it's not Hindi, so understanding jokes is a little difficult, so please listen to me very carefully. है ना, सुनेंगे ध्यान से. जोक्स है, हंसी मजाक को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. क्यों मुश्किल हो सकता है उसका रीजन भी बता देता हूं, क्योंकि इंग्लिश हमारा कल्चर नहीं है. तो अगर आप इंग्लिश में जोक्स सुनते हैं या पढ़ते हैं तो कभी कभी उनको समझने में थोड़ी परेशानी होती है, तो हम लोग हंसते भी नहीं. मैंने कई लोगों को देखा है कि वो इंग्लिश के अगर कॉमेडी शोज देखते हैं या कुछ मूवीज देखते हैं, उसमें कॉमेडी सीन आते हैं, तो उनका एक्सप्रेशन ऐसे ही रहता है, जबकि वो बहुत कॉमेडी होता है, बहुत उस पर हंसी आना चाहिए, बट उनको नहीं आता बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड. अब ये इसलिए नहीं हो रहा है कि बिकॉज दे डोंट नो इंग्लिश. ठीक है, इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट फेमिलियर विद द कल्चर दे हैव, वी आर नॉट फेमिलियर विद द नेम ऑफ प्लेसेस इन द नेम ऑफ फनी पीपल दे हैव. जैसे इंडिया में अगर आप कोई कॉमेडी वीडियो देखते हैं तो इंडिया में आपने देखा होगा, आप कई पॉलिटिकल लीडर्स के नाम को लेकर थोड़ा मजाक हो जाता है, या जगह का नाम को लेकर मजाक हो जाता है ना. तो जब तक हम उनके कल्चर से फेमिलियर नहीं होंगे, उनके वहाँ के जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके नाम से फेमिलियर नहीं होंगे, तब तक हमें कभी कभी उनके जोक्स समझ में नहीं आएंगे. इसलिए मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग सम इंग्लिश वीडियोज़ ऑन यूट्यूब चैनल. प्लीज़ start watching and getting to know some of the famous places there back in their Western world, and some of the Hollywood personalities, so that you can understand some jokes, because sometimes we crack jokes on the name of places, on the name of famous people, history. So थोड़ा बहुत reading और watching करते रहा करो. ठीक है, चलिए let's read the jokes now. So I'm going to read it. You have the content on your screen. I hope you can easily see and read it. So let's have fun. Okay, listen and at the same time read. Okay, here we go. So the joke says, two friends went camping. They pitched their tent under the stars and went to sleep. तो दो दोस्त कैंपिंग पे जाते हैं. कैंपिंग समझते हैं, कहीं पे जैसे हिल स्टेशंस में हम लोग जाते हैं, कैंप में रहते हैं, टेंट लगाते हैं, है ना, वहां पर जाते हैं. तो इस तरह से दो फ्रेंड जो है वो कैंपिंग करने गए हैं और उन्होंने अपना टेंट लगा लिया है अंडर द स्टार्स. स्टार्स हैं, नाइट है यानी कि, और ऊपर स्टार्स निकले हुए हैं, और आराम से उन्होंने टेंट लगा लिया है और बैठे हैं. ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम. Sometime in the middle of the night, one woke the other up and said. तो मिडिल ऑफ द नाइट मतलब रात के बीच में एक बंदा उठता है. हाँ, वेक का सेकेंड फॉर्म होता है वोक. वेक, वोक, वोकन. ठीक है, तो एक बंदा रात को उठता है मिडिल ऑफ द नाइट में और दूसरे को कहता है, सनी लुक अप द स्टार्स. हाँ, कि सनी स्टार्स देखो, ऊपर स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, एंड टेल मी व्हाट यू सी. जो एक फ्रेंड होता है वो दूसरे फ्रेंड से, सनी से कहता है कि सनी देख ऊपर स्टार्स हैं,
देख जरा और मुझे बता क्या दिख रहा है तेरे को। तो सनी रिप्लाइड, फिर सनी रिप्लाई करता है, आई सी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स मानू। सनी कहता है कि मानू मुझे तो बहुत सारे लाखों स्टार्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर। ऑलराइट, नाउ मानू सेड, एंड व्हाट डज दैट टेल अस? मानू से पूछता है तो इसका मतलब क्या है कि हमें स्टार्स दिखाई दे रहे हैं? सनी रिप्लाइड, well, if there are millions of stars and even if a few of those have planets, it's quite likely there are some planets like Earth out there. सनी उसको रिप्लाई देता है कि इसका मतलब यह है कि इतने लाखों स्टार्स हैं और इन लाखों स्टार्स में से अगर किसी कुछ स्टार्स में भी प्लैनेट्स हुए अर्थ जैसे, तो मतलब अर्थ जैसे और भी प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। सनी ऐसे बोल रहा है बहुत सीरियस होकर। ओके, एंड इफ देयर आर अ फ्यू प्लैनेट्स लाइक अर्थ आउट देयर, देयर माइट ऑल्सो बी लाइफ। वो कह रहा है अगर अर्थ जैसे प्लैनेट है ना भाई, तो जरूर लाइफ भी होगी, मतलब वहां एलियन वेलियन होंगे, हमारे जैसे लोग भी हैं, यानी कि और कहीं भी। ओके, मानू वॉज साइलेंट फॉर अ वाइल एंड देन सेड, और मानू एकदम सीरियस चुप उसको सुन रहा है चुपचाप, और फिर एकदम से बोलता है ऐसे हाथ फोल्ड करके, सनी यू फूल, इट मीन्स दैट समबडी स्टोल आवर टेंट। हाँ सनी, फूल है तू, गधा है तू, हमारा टेंट चोरी हो गया है। So that was the joke. I hope you understood it. I tried imitating it. Okay. All right. Okay. So that's how you should sometime read jokes in English and try to understand them. Okay. Now, on the basis of this only, we have our exercise today. Now, I want you guys to share your experiences now. Okay. The question number 2. I think we missed the question number 1. Yeah, here's the question. Now, share your response. Now, it's time to share your response. Okay. The first question is, who is the funniest person you know? You need to answer this. Who is the funniest person you know? What did this person say or do that made you laugh? आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज्यादा फनी है, फनीएस्ट है, ठीक है, और उसने क्या किया था या वो क्या करता है? देखिए डिड और डू दोनों लगाए, तो क्या किया था या क्या करता है ऐसा जिससे आपको वो फनी लगता है। ओके, आई एम गिविंग यू सम रीजंस टू स्पीक, है ना, कुछ रीजन भी तो होना चाहिए ना इंग्लिश बोलने के लिए। सो आई एम गिविंग यू रीजन टू स्पीक। तो इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? हाँ, इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? द आंसर कुड बी माई फ्रेंड। Now you can take the help from my answer and you can frame your answers and do a little bit of changes in your answers and make it accordingly. Right? I'm trying to bring up all the day-to-day conversation in front of you through different styles of spoken activity. This is yet another exercise I brought to you, that you talking about some funny things, reading some jokes. Okay, you can also watch some funny English videos if you want. Okay, that's also helpful, you know, in understanding this jokes in English. Okay, so answer is my friend Gagan is the funniest, okay, the funniest person I know. Okay, this is how you will say. My friend Gagan is the funniest person I know. You can change the name of your friend, or if it is your boss or your colleague, you can use different words. All right, I'm just giving you a hint how to answer it. So, my friend Gagan is the funniest person I know. Now, I need to answer, what did this person say or do that made you laugh? So, I can say, he
cracks, okay, he always cracks good jokes. I can say he always cracks good jokes. Joke मारने को cracks joke बोलते हैं. Okay, so I can say he always cracks good jokes, or I can say he has a good sense of humor. Okay, इन दो terms से familiar होना है आपको. Crack jokes and having a good sense of humor. All right. Since the exercise today is based on funniest incidents or funniest people, so we'll be having some word and some sentences which are related to this thing only. That's why I want you guys to pay attention to it and try to master these words and vocabulary and terms like having a good sense of humor. तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज हम कब करते हैं? जिन लोगों का टाइमिंग बहुत अच्छा होता है हंसी मजाक करने का, उनको बोलते हैं ही हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, या हम बोलते हैं ही ऑलवेज क्रैक्स गुड जोक्स. ठीक है? सो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट एंड इट विल हेल्प यू टू टॉक अबाउट द फनीएस्ट पीपल अराउंड यू. राइट. All right, so you have your own stories. Somebody didn't know Rajasthani, okay? Many roles in cinemas. All right, that's fine. Okay, so you guys are getting the point now. Okay. ये इरेजर पूरा क्यों नहीं आ रहा? Anyways, चलो. Okay, so I hope you're getting the point, and please make your answers and speak them. You know, since it's a spoken English class, so I always remind you that you got to speak some sentences. Okay. So try to speak. My friend Gagan is the funniest person I know because he always cracks good jokes, or he has a good sense of humor. That's how you answer this question. Okay, I'm just giving you some questions, some reasons to speak, because you need something to speak, and especially when you have to practice alone. जब spoken English अकेले सीखनी हो तो फिर हमें कुछ चाहिए बोलने के लिए. So that's what you can do. Practice them. Okay, next question. Describe the funniest thing that has ever happened to you. तो ऐसा कोई funniest incident बताओ जो आपके साथ हुआ हो. So there could be end number of funniest incidents in our life. कोई भी एक आप बनाने की कोशिश करिए, उसको बोलने की कोशिश करिए. Try to speak out. शुरुआत में ग्रामर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. Please pay no attention to grammar at all. Just try to speak. Okay. 2 lines for motivate us, please. Okay, 2 lines to motivate you. I have the best thing that motivates me is the one quotation that I frequently read. I think I had shared that quotation with you, that quote with you in the class. Okay, I'll repeat it again. Ajay Mishra ji, I'll repeat that quote again. If you really want to do something, you will find the way. If you do not, you will find an excuse. अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए रास्ते ढूंढ लेते हैं, और अगर आप सच में कुछ नहीं करना चाहते तो आपके पास बहुत सारे excuses होते हैं उसको avoid करने के. That's the best quote that I love and I frequently read it, to charge up. ठीक है? All right. So the third question is second question is describe the funniest thing that has ever happened to you. है ना? सोचिए कब आप बहुत ज़्यादा खुलकर हंसे थे, क्या हुआ था ऐसा फनीएस्ट थिंग आपके साथ. ठीक है? एंड ट्राई टू मेक योर आंसर इन इंग्लिश. ट्राई टू स्पीक योर आंसर इन इंग्लिश. ओके, फॉर एग्जाम्पल, if I recall the funniest thing that has ever happened to me was it always happens when I play with my kid, when I play with my baby, he always does something very funny that makes me laugh.
The answers could be simple, okay? You don't have to dig deep to find something extraordinary and something really, big things or big incident. No, the answers could be very simple. For example, in my case, I can say, whenever I play with my child, whenever I play with my boy, he does something, some funny things, and that makes me laugh, है ना? मेरा बच्चा खेलता है, वो कुछ ऐसा करता है जिससे मुझे हंसी आती है. That's it. Simple. Okay. Third question. Describe the funniest thing that has ever happened to someone you know. So see, the questions are being tried so that you have some reasons to speak. ठीक है, आपको questions दे रहा हूँ, बस reasons दे रहा हूँ ताकि आप कुछ practice कर सकें. तो आपको बताना है कि ऐसा funniest incident बताइए जो किसी के साथ हुआ हो जिसे आप जानते हैं. Okay, maybe your wife, maybe your brother, sister, friend, colleague, जिनके साथ कुछ funny सा हुआ हो, so you can talk about that. Okay? And the fourth question is, did something make you laugh today? What was it? And then you can always share what happened today that make you laugh. क्या आज ऐसा कुछ हुआ that made you laugh? So you can talk about it. Okay, so I'm just giving you reasons so that you can talk about those things. All right, so let's move on today. All right, now the tenses. We were doing present perfect tense last time. So now I'm here with past perfect tense. देखिए, past perfect tenses का यूज हम करते हैं जब भी कोई एक्शन पास्ट में पूरा हो चुका था. ठीक है, मैं बहुत ही इजी यहाँ पर टेंसेस को लाता हूँ ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो भी यहाँ पर इस क्लास का बेनिफिट ले सकें और टेंसेस को अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू स्पीक इंग्लिश यू यूज टेंसेस एंड मॉडल्स. तो मैं टेंसेस और मॉडल्स और वॉइस, ये कुछ 3-4 टॉपिक्स ग्रामर के हम स्पोकन इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपको सपोर्ट मिल सके टू स्पीक इंग्लिश. ठीक है, बाकी कंसिस्टेंटली क्लासेस अटेंड कीजिए. ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलता हूँ. ट्राई टू लिसन टू मी, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड यू आल्सो स्पीक फ्यू सेंटेंसेस. आई एम गिविंग यू रीजन व्हाट यू नीड टू स्पीक बैक होम. ओके, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ग्रामर एज वेल. ओके, सो चुका था, चुकी थी, चुके थे. हिंदी में जब कोई सेंटेंस हम ऐसे बोलते हैं कि काम हो चुका था, ठीक है, वो जा चुका था, मिल चुके थे, गए थे, कोई काम पास्ट में हो चुका था. ठीक है, वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस को आप ध्यान रखिए, इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ पास्ट के लिए यूज करते हैं. ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको टेक्निकल पॉइंट भी बता देता हूं. पास्ट परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं वो पास्ट ऑफ पास्ट के लिए यूज होते हैं ना. व्हाट इज पास्ट ऑफ पास्ट? एक तो होता है कोई भी इंसिडेंट जो पास्ट में हुआ था, लेकिन अगर उससे पहले कुछ हो चुका था तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं. ध्यान रखिए, पास्ट की बातों के लिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले कुछ हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा. थैंक यू वेरी मच अजय मिश्रा जी. I'll convey your wishes to the boy. Okay, thank you very much. चलिए, तो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट आता है पास्ट इंसिडेंट्स के लिए, और उससे पहले अगर कुछ हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट आता है. ठीक है, जैसे देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है. ये एग्जांपल आप सभी ने सुना भी होगा कभी ना कभी, है ना. द पेशेंट हैड डाइड. ठीक है, पेशेंट मर चुका था. बिफोर कनेक्टर आ गया, द डॉक्टर केम, है ना. तो देखिए, डॉक्टर का आना पास्ट टेंस हो गया, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट का मर जाना पास्ट ऑफ पास्ट हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को. पास्ट परफेक्ट टेंस यूजली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही बोले जाते हैं. ठीक है, तो जब भी हमें कुछ ऐसा बोलना होता है ना कि तेरे आने से पहले ही हम खाना खत्म कर दिया हमने, तो तेरे जाने के बाद खाना खत्म किया हमने, तो ठीक है. तो इस तरह के सेंटेंसेस में ध्यान रखना है कि जो
पहले हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो डॉक्टर बाद में आया था, कनेक्टर पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है, मीनिंग पर ध्यान दीजिए, है ना। पेशेंट मर चुका था, उसके बाद ही तो डॉक्टर आया है, ठीक है ना। तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। ठीक है, ऑल राइट, सो दैट्स एन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, जब भी आप कोई पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव नॉट लगा दो, hadn't, ठीक है, द पेशेंट hadn't died before the doctor came, all right, the patient hadn't died before the doctor came, all right. Okay, next, interrogative, asking the question. So we say and I always point out this thing, that in interrogative sentence the subject falls between helping verb and main verb. Okay, always remember. So you'll ask the questions, had the patient died before the doctor came? क्या डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था? So had the patient died before the doctor came? Okay, had the patient already died before the doctor came? So you can use the word already in perfect tenses. Great. So interrogative negative, asking the questions in negations. So you can ask, hadn't the patient died before the doctor came? क्या पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले ही नहीं मर चुका था? ये इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। Hadn't the patient died before the doctor came? काजल तिवारी जी, I had completed my English homework before the English speaking teacher came. Very nice, है ना, क्योंकि टीचर का आना हो गया पास्ट, लेकिन टीचर के आने से पहले ही हम अपना होमवर्क कर चुके थे। वेरी नाइस, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ इंडिया में जब भी कोई ओल्डर आपके घर में आएगा, कोई भी ताऊजी टाइप जो होंगे वो आपके घर में आएंगे, तो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट से ही टेंस पूछेंगे आपसे। सबसे पहले आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट जज किया जाता है, ध्यान रखना, वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड। ठीक है, सो लेट्स प्रैक्टिस सम मोर एग्जाम्पल। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और कराता हूं इसके, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो यहां पे देखेंगे, लाइक मैं बोल सकता हूं, द ट्रेन हैड लेफ्ट, the train had left, oh the train left, had नहीं आएगा, the train left after we had reached the station, after we had reached the station, है ना, गाड़ी हमारे स्टेशन पहुंचने के बाद चली थी। ठीक है, तो देखिए, गाड़ी चली थी पास्ट, लेकिन गाड़ी चलने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके थे, तो पास्ट ऑफ पास्ट। तो लेटेस्ट एक्शन जो होगा पास्ट का, वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले ही कुछ हो चुका था तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, तो हम स्टेशन पहुंच चुके थे, उसके बाद गाड़ी चली। सो यू विल ऑलवेज सी past indefinite tense in combination with past perfect. This is how you use past perfect tense in English. Okay. Yes, Ajay Mishra ji, absolutely correct. She had gone before I came. Very good. Sia Rawat ji, good evening. Good evening, dear. Okay, now let's compare. Let's compare the present perfect and past perfect tense. ठीक है, हालांकि present perfect को आप साथ मतलब अकेले भी यूज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट को आपको इंडेफिनिट टेंस के साथ ही यूज करना होता है। सो जस्ट टू रिमाइंड यू, ठीक है, जस्ट टू रिमाइंड यू, आई एम राइटिंग दिस, दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैज, हैव प्लस V3, है ना। जब कोई काम प्रेजेंट में हो गया है, पूरा हो चुका है, हो गया है, सो वी यूज हैज प्लस V3, एंड पास्ट परफेक्ट इज हैड प्लस
we three. ठीक है, मैं बार बार ग्रामर को रिपीट इसलिए करता हूं because so that you can memorize and you know the grammar now, you know the verbs and basic things, so that it becomes easier for your mind to look for the grammar and look for some words to make sentences. That will gradually happen with you, that must have started now. ठीक है, धीरे धीरे वो स्टार्ट भी हो चुका होगा कि आप लोग धीरे धीरे कुछ वर्ड कुछ सेंटेंसेस आने लगे होंगे. जिन लोगों का ऑलरेडी थोड़ा सा लेवल अप है वो जानते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस में उनको दिक्कत नहीं होगी. सो इफ यू हैव डिफिकल्टीज इन फ्रेमिंग एंड मेकिंग complex sentences, will gradually lift the level here on this planet only. ठीक है, मैं धीरे धीरे लेवल को लिफ्ट करता रहूंगा, so don't worry about it. ठीक है, हम धीरे धीरे लेवल अप करेंगे. Okay, one more revision I want to give today is of question tag, because in spoken English what we frequently hear is question tags. So I want you guys to understand and try to use question tags in your spoken English. Look at here. Put some question tag here, because we frequently use question tags when we speak English. ठीक है, हम हिंदी में तो हम ऐसे बोल देते हैं ठीक है ना, तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी क्वेश्चन टैग होते हैं in the end of the sentence. In my previous video I've taught a little bit about question tags, so now I'm bringing it again as a revision so that you guys can recall what you have learned. ठीक है, हमने बताया था क्वेश्चन टैग जो है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग आते हैं. ठीक है, टेंसेस और सब्जेक्ट, टेंसेस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग्स लगते हैं. क्योंकि क्वेश्चन टैग जो होता है, क्वेश्चन टैग क्या होता है, सेंटेंस के एंड में आप कॉमा लगाते हैं, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, हैज, हैव, विल, शैल, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. और हेल्पिंग वर्ब्स आप किसके अकॉर्डिंग पिक करते हैं क्वेश्चन टैग्स में? टेंसेस के अकॉर्डिंग. देन यहां पर आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना होता है, और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन आप पिक करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. So now you're getting the point why tenses and subjects are important in order to choose question tags, because helping verb आएगी tenses से और subjective pronoun आएगा आपका subject से. ठीक है, ये देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ठीक है ना, ऐसे ही इंग्लिश में भी हम अपनी बात को पूरा बोलकर कंफर्म करते हैं. So I want you guys to practice question tags, because whenever you speak English you will need question tags. Want you? देखिए मैंने अभी भी यूज करा ना, you will need question tags. Want you? तो ये क्या करता है, it grabs the attention of the listeners towards you, because you want him to answer you. मुंडी हिलानी पड़ेगी आपको, है ना. So you want your listener to listen to you carefully. Okay, let's look at here some of the very commonly spoken tags I want to give you when especially you request somebody. So sometimes these rules are not followed in some of the questions, in some of the sentences. These rules are not followed, so I want you guys to get familiar with those things. Suppose you request somebody to do something, so the tag is fixed there. वहां पर tag fixed होता है. For example, अगर आप किसी को बोलते हैं switch on the TV, ठीक है, जब आप ऐसे किसी को कुछ करने को कहते हैं, है ना, प्लीज स्विच ऑन द टीवी या स्विच ऑन द टीवी, अरे यार ये कर देना, तो अक्सर इंग्लिश में इसको ऐसे बोला जाता है, स्विच ऑन द टीवी वुड यू. ओके, स्विच ऑन द टीवी वुड यू. तो एक कंफर्मेशन ली जाती है ना, व्हेन यू से स्विच ऑन द टीवी वुड यू, ओह यस ऑफ कोर्स, सेकंड पर्सन replies like that. Okay, then you have especially I am. The sentences that begins with I am have different question tag. I am with you, then I'll say aren't I. Don't say amn't I. Amn't I is not the tag in English. I mentioned it in earlier videos as well. So you will say I'm with you, aren't I. मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं हूं, खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ. So I'm with you, aren't I. या ain't I. अमेरिकन इंग्लिश में आप इसको ain't I भी बोल सकते हैं. So aren't I और ain't I both are correct for I am.
आरंट यू इज ऑल्सो करेक्ट। यू के केस में गुलशन शर्मा जी आरंट का यूज यू के साथ तो होगा ही होगा, यू के साथ, दे के साथ, दोनों के साथ होगा, बट आई के लिए भी होता है, ठीक है। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई वांट यू गाइस टू मास्टर द क्वेश्चन टैग्स, बिकॉज वी फ्रीक्वेंटली यूज क्वेश्चन टैग्स ड्यूरिंग इंग्लिश डे टू डे कन्वर्सेशन। ओके, let's practice some more sentences. Are we on the board? Yes. Okay. He has finished his work, hasn't he? Okay, that's how we speak. He has finished his work, hasn't he? कंफर्म करते हैं ना, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, नहीं किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, he has finished his work, hasn't he? उसने अपना काम पूरा कर लिया, नहीं किया, लाइक दैट। प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी पूरी? अभिषेक यादव जी, मैं टेक्निकल टीम को आपका मैसेज सेंड कर रहा हूं कि अगर कोई स्पोकन इंग्लिश की प्लेलिस्ट चाहता है तो उसको कैसे मिलेगी, प्लीज कंफर्म करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सेकंड सेंटेंस, दे विल, हाँ मैंने आपको कहा था बोलते समय थोड़ा देल बोल दिया करो, है ना, जैसे दिल है ऐसे ही देल है, ठीक है, बस दिल का देल करना है, दिल मत बोल देना कहीं पे, है ना। दे के साथ अगर विल लगता है तो इट्स कॉल्ड देल, आयल, यू विल, ठीक है, विल, थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है, इंग्लिश इंग्लिश लगती है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। दैट्स द रीजन वी हैव फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन, है ना। ये भाषा जिस तरीके से बोली जानी चाहिए वैसे नहीं बोली जाती है इंडिया में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोनाउंसिएशन। वी हैव दैट मदर टंग टच आ जाता है ना, स्टेट वाइज जो है लैंग्वेज चेंज होती है, वो इंग्लिश भी हिंदी लगने लग जाती है। सो इंग्लिश पेडागोजी में हम ऐसा पढ़ते हैं दैट प्रोनाउंसिएशन इज वेरी फॉल्टी इन इंडिया, सो प्लीज ट्राई टू करेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ सम साउंड्स। बहुत ज़्यादा टेक्निकल मैं आपको यहाँ पर फोनेटिक्स वगैरह तो नहीं बता रहा हूँ, बट फॉर द स्पोकन इंग्लिश इट्स मोर देन इनफ दैट यू नो सम वेज ऑफ प्रोनाउंसिंग इंग्लिश, सो यू फाउंड एंड यू साउंड फ्लुएंट, ठीक है। तो they'll meet you, also they'll meet you, want they, they'll meet you, want they, वो तुमसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। सो will का नेगेटिव हो जाता है want। एक्चुअली want का मतलब ही will not होता है। want को बहुत लोग would not समझने की गलती करते हैं, प्लीज रिमेंबर इट। want जो है वो would not नहीं होता, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर इसको कोई would not कहता है तो इट्स नॉट एब्सोल्युटली would not। want मीन्स will not। want का मीनिंग क्या होता है? will not, ठीक है। वुड नॉट को जब हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं तो वुड नॉट को हम वुडंट बोलते हैं। ओके, रिपीट आफ्टर मी, वुडंट, आई वुडंट, ठीक है। और इसी तरीके से शेंट का शेल नॉट होता है, शुड नॉट नहीं होता। शुड नॉट को बोलते समय शुडंट बोलते हैं, वुडंट, शुडंट, कुडंट, ठीक है। वॉन्ट मतलब विल नॉट होता है। अगर मैं कहता हूं आई वॉन्ट कम देयर टुमारो, तो मैं किसी को कह रहा हूं कि मैं कल वहां पर नहीं आऊंगा, तो विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। राजा जी, आप नए स्टूडेंट्स हैं, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म राजा जी। आई होप वी कैन गिव यू समथिंग टू लर्न हियर। ओके, सो they'll meet you, want they, like that. Let's do some more sentences.
Quickly look at some more sentences. I'm saying Sam is a good boy. Sam is a good boy, isn't he? Okay. Sam is a good boy, isn't he? Rani works very hard, doesn't she? Okay, say doesn't she? So that's how we use question tags in English. Rani works very hard, doesn't she? All right. Then I can say children are watching TV aren't they? Children are watching TV, aren't they? You take English classes daily, don't you? So you take English classes daily, don't you? So please remember the tenses and subject. You can see here, this is present indefinite tense. V1 plus SORES is present indefinite tense. So I'm using does here because this is present indefinite. And my subject is Rani. So I'm using does because singular subject है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए क्वेश्चन टैग की वर्ब हमने क्या पिक करी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से डज ले लिया. और सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, ठीक है, अपोजिट रिलेशन होता है. तो क्वेश्चन टैग में आपने नॉट लेना है और एब्रीवेटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में ही बोलना है इसको, ठीक है, डजंट ही बोलना है, डज नॉट शी नहीं होता क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग हमेशा ऐसे ही होगा डजंट, और क्योंकि सब्जेक्ट रानी था तो उसके लिए प्रोनाउन ले लिया शी और क्वेश्चन मार्क लगा लिया. तो अपनी ही कही हुई बात को इस तरीके से हम कंफर्म करते हैं, ठीक है. आई होप ये क्वेश्चन टैग पर रिवीजन आपके काम आएगा. प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने थोड़ा सा और क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ाया था, ठीक है. आई रीड अ लॉट, डू आई? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट अजय मिश्रा जी. ऐसे राइटिंग कैसे इंप्रूव करें, प्लीज गिव मी सम टिप्स. अंजलि तोमर जी, ऐसे राइटिंग्स पे वैसे मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू स्पीक, बट येस आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ. ऐसे राइटिंग्स के लिए ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी का नाम नहीं लिखना चाहिए ऐसे में, सबसे पहले ध्यान रखिए, है ना. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल लीडर या किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम मत लिखिए जो आपके ऐसे को एक तरफा बना दे. इट मीन्स अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप की तारीफ कर देते हैं ऐसे में, तो आपका ऐसे कन्फ्लिक्टिंग हो जाता है और वो पसंद नहीं किया जाता, ऐसे हो चाहे आर्टिकल राइटिंग हो, ठीक है. और हमेशा ध्यान रखिए, एक अच्छा राइटर वही बन सकता है जो एक अच्छा रीडर है. Only a good reader can be a better writer, and I wouldn't use the word good for the writer, I would use the word better for the writer, because if you are good at reading, you are definitely going to be better at writing. So please read a lot, okay. You should have lots of thought, words and sentences with you, then only you can write a beautiful essay, okay. Writing an essay is not only about the knowledge of English language but also the content. Third thing essay के लिए बता रहा हूँ, प्लीज इंग्लिश में अगर कभी आपको टाइम मिले, वैसे तो स्कूल में टीचर्स ने सिखाया होगा, है ना, लाइफ में ध्यान रखिए, इट्स ऑल अबाउट बेसिक्स, कुछ बेसिक्स हम छोड़ देते हैं. तो राइटिंग के लिए स्पेशली बता रहा हूँ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है. अगर आप राइटिंग को अच्छा करना चाहते हैं इंग्लिश में तो प्लीज आज ही जाकर गूगल पे टाइप करना फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, ठीक है. आपको काफी कुछ इस पर मिलेगा.
और ये फिगर ऑफ स्पीच को थोड़ा मास्टर कीजिए तो आपको पता लगेगा कि हम कैसे राइटिंग को अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच आपको देखना है इफ यू वांट टू इंप्रूव योर राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है। तो क्या देखना होता है, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आपने ये एक्सप्रेशन सुना होगा कि ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, ठीक है। ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, कि भाई उसका तो दिल बड़ा पत्थर का है। तो ऐसी बात हम कैसे आदमी के लिए बोलते हैं जो थोड़ा रूड है, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो काइंड नहीं है ना, वन हु इज फीलिंग लेस, है ना, कुछ भी हो रहा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हम कह रहे हैं बड़ा पत्थर का दिल है यार उसका तो, है ना। तो हम बोलते हैं ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन। अब देखिए यहां पर सच में दिल पत्थर का नहीं है, ठीक है। तो ये राइटिंग में हमें सिखाया जाता है ना। ये इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं इसको, जिसमें आप करीबन 20 इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं जो आपको सीखनी चाहिए। स्कूल में आपको पोएम्स पढ़ाते समय टीचर्स ने शायद बताई भी होंगी। तो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने से आपकी राइटिंग में इंप्रूवमेंट आती है। आपको पता लगता है कि मैं एक्सप्रेशन को कैसे ब्यूटीफुल बना सकता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगाए, तो इसको बोलते हैं मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर एक स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है जिसमें आप किसी एक चीज का कंपैरिजन किसी दूसरी बिल्कुल अलग चीज से करते हो, बट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे यहां पर मैंने किसी व्यक्ति के दिल को पत्थर बोला, पत्थर मतलब जो कठोर हो, है ना। तो स्टोन का कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में रखते हुए मैंने उसके दिल को पत्थर का बोल दिया, क्योंकि ही इज बिहेविंग वेरी रूडली, है ना। ही डज नॉट केयर, ही इज वेरी रूड, ही इज नॉट काइंड, है ना। ही इज अ कैलस पर्सन, है ना। इंग्लिश में एक वर्ड होता है कैलस, ठीक है। ही इज अ कैलस पर्सन, है ना, बहुत रूड है। तो इस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच को आप यूज करके अपनी राइटिंग्स को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और that's it in today's sessions. Tomorrow is Republic Day. I want you guys to definitely read something about Republic Day. मैं भी अपनी क्लास में Republic Day के बारे में आपको कुछ रीडिंग कराऊंगा, okay? I'm going to give you some reading so that we all have some knowledge of what Republic Day is all about, because in your personality development it is very important to have some knowledge of your country's important festivals, about your background, your culture, your people around the world, geography, history, economics. Everything is important for personality development. So you should be, when it comes to personality development, you should be a jack of all trade. You must be the master of one, but you need to be the jack of all trade for your personality development. Personality development के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप सभी एरियाज में थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज रखें. That's why reading newspaper is very important. Okay, यहाँ मैं personality development की बात कर रहा हूँ, remember, ठीक है. तो उससे नॉलेज होनी चाहिए. एंड और मैं नेक्स्ट सेशन में रिपब्लिक डे के बारे में रीडिंग के साथ साथ आपको एक वीडियो रिज्यूमे भी अपना दिखाऊंगा, जिसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. बिकॉज नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आई वांट यू गाइज टू फोकस ऑन गिविंग इंट्रोडक्शन, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू गाइज मस्ट बी अपियरिंग फॉर द जॉब इंटरव्यूज. सो आई एम कीपिंग एवरीथिंग इन केयर. ओके, जो बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी में थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की. ग्रामर अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, थोड़ी हिंदी में पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है. एंड इफ़ यू आर एट द इंटरमीडिएट लेवल, you can listen to me, you can have some practice of the spoken session, listening drill. और अगर आप इंटरव्यूज के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, so I'm going to bring the video resume in my next class. रिपब्लिक डे के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो रिज्यूमे देखेंगे. आजकल ये न्यू ट्रेंड आ गया था because of the corona virus that HR people have started demanding the video resume of yours. So I thought of making a video resume on the special request of one of my students who was appearing for the interview. So he asked me, sir, please give me a video resume because I need to send a video resume. So how do I do it? I tried doing it. ठीक है. Want or want in terms of pronunciations. ठीक है गुलशन शर्मा जी, ये बहुत क्लोज है लेकिन थोड़ा सा बस ये है I want this. ठीक है, आप want और want
थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए जो WANT है वो want है, उसको ऐसे पढ़िए आप, want। मैं यहाँ पर आपको फोनिक्स नहीं दे सकता, वो टेक्निकल हो जाएगा, है ना। अदरवाइज इंग्लिश में इस तरीके से आप जब डिक्शनरी देखते हैं तो प्रोनाउंसिएशन भी वहां पर लिखा रहता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, ठीक है। तो वो फोनेटिक्स होते हैं, वो आपको अभी नहीं आएगा। जैसे अगर कहीं डिक्शनरी में ये बना होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन वो आपको ई बता रहा होता है, और अगर इस तरीके से डॉट लगा हो तो वो बड़ी ई बता रहा होता है। तो प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरीज में भी लिखी होती है, बट अभी आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगे, इट्स वेरी टेक्निकल, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली इंग्लिश में प्रॉब्लम पता है क्या है, वी हैव 26 लेटर्स बट 44 साउंड्स, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन के पार्ट पर। फॉर स्पोकन इंग्लिश उतना ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिसन टू द बेसिक इंग्लिश और वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। आप धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं, इतना ज्यादा उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। सो इट्स वांट एंड वांट, यहां पर थोड़ा सा वांट कर दीजिए, यहां पर ओ का मात्रा लगा दीजिए बस, ठीक है। ओके, इरेजर क्यों नहीं आ रहा है? ओके, आ गया। हाँ जी, तो यहां पर बस आपने क्या करना है, वांट लगा देना है ना। वांट में बस वांट कर दो, उसको थोड़ा सा शार्प बोल दो, ठीक है। आई वांट बाय। अच्छा, वांट के साथ एक और चीज ध्यान रखेंगे कि अगर आप वांट के साथ टू लगा रहे हैं तो आप वाना बोलो सीधा, ठीक है। वाना का मतलब होता है वांट टू। आप इंग्लिश में ऐसे बोलो ही मत वांट टू, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, आई वांना डू दिस। वांट टू को क्या बोलना है, वाना। गोइंग टू को बोलना है गोना। ये मैंने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है, ठीक है। आप प्लीज प्रीवियस क्लासेस देख लेना। मैं फिर से यहां पर बता देता हूं, ट्राई टू यूज वाना। वाना मीन्स वांट टू, ठीक है। तो ऐसे बोलना है आपको, हाँ, आई वांना गो देयर, आई वांना गो देयर। सो आई वांट टू गो देयर को क्या बोल सकते हैं, आई वांना गो देयर, ठीक है। आप गोना का यूज करिए गोइंग टू के लिए, ठीक है। आई एम गोना परस्यू MBA। इट्स सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है ना। आई एम गोना परस्यू MBA, एंड इफ यू प्रैक्टिस सच sounds and such pronunciations, you'll be easily understanding and figuring out how the native speakers speak, and then you can understand most of the people speaking English. Okay, well, that's it. Thank you very much for joining this session. I'm really enjoying teaching you guys. I hope your expectations are met on this platform. I'm your trainer Vishal Sir. Take a leave from you. See you tomorrow at the same time with Republic Day reading and a video resume. Thank you very much once again. See ya.